रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने एमएमपी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करना है, जिसमें हम टॉपिक जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैंगिंग केबल प्रॉब्लम या हैंगिंग चेन प्रॉब्लम भी इसे कहा जाता है। तो चलें इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट में है अ केबल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। कोई भी आपके पास एक केबल है जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, इज़ हैंगिंग फ्रीली इन स्पेस। वो स्पेस के अंदर फ्रीली हमने हैंग की हुई है विद एंड पॉइंट्स फिक्स्ड, और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमने फ़िक्स किए हुए। ये हमने एक केबल ले लिए, ठीक है। इसके एंड पॉइंट्स, लेट्स सपोज इसका एक एंड पॉइंट हमने ए ले लिया और एक हमने बी ले लिया। ए से बी ये इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमने इसे ये दो एंड पॉइंट्स हमने फ़िक्स ले लिए। जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने सी कॉमा बी कंसिडर कर लिए, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 कॉमा ए ले लिए, ठीक है। ये हमने खुद से सपोज कर लिए। What will be the shape of the cable when it is hanging in the equilibrium position? हमारे पास जो केबल है उसकी शेप किस किस्म की होगी जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमने जो पीछे तरीका पढ़ा हुआ है उसी को यूज़ करते हुए हम अपनी जो केबल है उसकी शेप को फाइंड आउट करते हैं। अब जब भी इक्विलिब्रियम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आते हैं, हमने अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन को मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज़ करना पड़ता है, ताकि जो हमारी ये जो केबल है ये स्टेबल पोजीशन में हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम हो। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। द इक्विलिब्रियम पोजीशन करस्पॉन्ड्स टू अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सो वी हैव टू मिनिमाइज़ पोटेंशियल एनर्जी। हमें क्या करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे कोई भी एक आर्क का एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और उसको मैं नाम ले देती हूँ, उसकी जो लेंथ है उसको ds कह देते हैं, ठीक है। आर्क एलिमेंट मैंने कंसिडर किया ds। अब ये जो ds है ये यहाँ से किसी न किसी हाइट पे होगा। लेट्स सपोज कि वो जो हाइट है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे h का नाम दे देते हैं, या y इज़ इक्वल टू h। वैसे तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ही बनता है तो y इज़ इक्वल टू h आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करते हैं, हम मेंशन करते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आर्क एलिमेंट ds ऑफ द केबल इज़। हमने केबल का एक आर्क एलिमेंट कंसिडर किया और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आर्क एलिमेंट ds ऑफ द केबल इज। पोटेंशियल एनर्जी के किसकी इक्वल होती है, mgh के। यहाँ पे जो h है वो वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब हम उसे y से रिप्रेजेंट करें, वेयर h इज़ द डिस्टेंस मैयर फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, ये हमने अर्थ से मैयर किया है h डिस्टेंस, ठीक है, और उसको मैं y का नाम दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास, क्योंकि डेंसिटी का भी एक कंसेप्ट गिवन है, हमें पता है कि मैस पर यूनिट लेंथ जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी की इक्वल होती है। तो ये चीज़ ऑलरेडी भी आप लोगों ने कहीं यूज़ लाजमन की हुई होगी या मैकेनिक्स में कहीं यूज़ की हुई होगी। तो मैस का जो फार्मूला है, एक आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटी, मैस पर यूनिट एरिया, मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, सबको डेंसिटी बोला जाता है। तो वहाँ से हमारे पास जो मैस आएगा एज m, वैसे तो ये होता है ना कि रो जो है वो m/ds की इक्वल होगी, तो वहाँ से m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपके पास रो ds आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, m की जगह क्या आ जाएगा, रो ds इंटू जी वाई। तो ये आ जाएगा रो जी वाई इंटू ds। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा, ये तो हमारे पास एक लेंथ एलिमेंट, एक हमने जो एलिमेंट लिया हुआ है, आर्क एलिमेंट लिया हुआ है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आई है। तो अगर मुझे होल केबल की फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केबल, दिस इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b रो जी वाई ds। अब क्योंकि हमारा जो हमने पॉइंट लिए हैं वो कहाँ से कहाँ तक, a से b तक लिए हैं, तो हमने a से b रो जी वाई ds, यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केबल आ गई। तो a से b रो
जी वाई, डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। पिछले क्वेश्चंस में भी हम ये करते आए हैं। अब यहाँ से हम डी एक्स का स्क्वायर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से बाहर लाएंगे, वो डी एक्स हो जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर, और साथ यहाँ डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई प्राइम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ केबल, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी रो जी वाई 1 प्लस वाई प्राइम इसका स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। तो रो तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म जो है कांस्टेंट है, तो रो को बाहर निकाल लेते हैं। जी भी कांस्टेंट है, उसे भी बाहर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ए से बी वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर और साथ डी एक्स। अब अगर आप अपने फंक्शनल को देखें तो जो इंटीग्रेंट है उसको देखें तो वो डिपेंड कर रहा है वाई और वाई प्राइम पे, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ है वो क्या आ जाएगा, हेयर एफ इज़ इक्वल टू वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, as f is independent of x, so Euler-Lagrange equation reduces to, हमारी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, एफ माइनस वाई प्राइम पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम, दिस इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अल्फ़ा। तो अब एफ किसकी इक्वल है, एफ की वैल्यू पुट करें, वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम पार्शियल बाय पार्शियल वाई प्राइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो वाई इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस वाई प्राइम। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम ले लें तो वाई तो कांस्टेंट होगा और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, 1/2 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा, और आगे 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम 2y प्राइम आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर 2 से कैंसिल माइनस वाई प्राइम स्क्वायर और 1 प्लस वाई प्राइम रेज टू पावर माइनस 1/2, जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो प्लस 1/2 बन जाएगी। मीन्स ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट अल्फ़ा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, तो वाई यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस वाई प्राइम स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा प्लस वाई प्राइम स्क्वायर माइनस वाई प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। वाई प्राइम स्क्वायर और वाई ये दोनों अपोजिट साइन के साथ थे, ये कैंसिल हो गया। पीछे आपके पास क्या बचा, y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ से वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर को नए कांस्टेंट, क्योंकि अल्फ़ा कांस्टेंट है उसका स्क्वायर लेंगे फिर भी एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम सी का नाम दे देते हैं, सी इंटू 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर। यहाँ पे बता दें कि हमने अल्फ़ा स्क्वायर को कांस्टेंट सी का नाम दिया। अब c को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू सी प्लस सी वाई प्राइम स्क्वायर। वाई प्राइम को अकेला करना है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी वाई प्राइम स्क्वायर इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी को उधर ले जाए ना,
सी को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से वाई प्राइम स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय सी। तो अब आप स्क्वायर रूट ले लें, तो यहाँ से वाई प्राइम फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आप लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय सी। अब वाई प्राइम का क्या मतलब है, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई प्राइम को पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ से y वाले एक साइड पे कर दें, सेपरेबल इक्वेशन बना लेना। तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी और डी वाई इज़ इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट सी इंटू डी एक्स। कांस्टेंट को हमने उधर ही रहने दिया, बाकी जो चीज़ जिसमें y इन्वॉल्व था उसे इक्वल के साइड पे ले आए। तो अब दोनों साइड पे इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे, 1 बाय स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस सी डी वाई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल 1 बाय स्क्वायर रूट सी डी एक्स। अब जो कांस्टेंट है उसे बाय निकालेंगे और इसका जो इंटीग्रेशन है, ये फार्मूला आपको पता है, ये किसकी इक्वल होता है, काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ y बाय स्क्वायर रूट 7। क्योंकि यहाँ पे c को हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट c का स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ y ओवर जो भी यहाँ पे जिस चीज़ का भी स्क्वायर होता है, यहाँ पे c जो है वो स्क्वायर रूट c का स्क्वायर है, तो यहाँ पे y बाय स्क्वायर रूट c आ जाएगा और 1 बाय स्क्वायर रूट c और कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखें, काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट c। यहाँ से स्क्वायर रूट c एलसीएम ले लें तो आ जाएगा x प्लस c1 इंटू स्क्वायर रूट c। तो स्क्वायर रूट सी को उधर मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट सी काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट सी इज़ इक्वल टू x प्लस c1 और c उसके साथ जो स्क्वायर रूट सी मल्टीप्लाई है उसे नए कांस्टेंट c2 का नाम दे दें और बता दें कि c1 स्क्वायर रूट सी जो है ये c2 की इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन गई है। इस इक्वेशन को आप 1 का नाम दे दें। अब देखें कि हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है उनको यूज़ करते हैं, ए और बी की वैल्यूज़, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। नाउ यूजिंग ए ऑफ सी बी दैट इज़ एक्स इक्वल टू सी वाई इज़ इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह आप c लगाएं, y की जगह b लगाएं, तो हमारे पास क्या आता है, x की जगह हम c लगा देते हैं, स्क्वायर रूट c काज इन्वर्स काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ y की जगह b बाय स्क्वायर रूट c और x की जगह c प्लस c2। तो यहाँ से मेरे पास जो c2 है वो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज c2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट c काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ b बाय स्क्वायर रूट c माइनस c। तो यहाँ से फिर आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट सी काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ y बाय स्क्वायर रूट c इज़ इक्वल टू x प्लस c2 की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट c काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ b बाय स्क्वायर रूट c माइनस c। चलें अब दूसरी यूज़ करते हैं। अब अगर हम दूसरी यूज़ करें, नाउ यूजिंग b of 0a that is x equal to 0 y is equal to a इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन 1 में x की जगह 0 लगाएं, y की जगह a लगाएं, तो आपके पास क्या बनता है, वी हैव स्क्वायर रूट c काज हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा, a बाय स्क्वायर रूट c इज़ इक्वल टू x की जगह c 0। तो यहाँ से स्क्वायर रूट c
cos hyperbolic inverse of a by square root c, this is equals to c2. तो thus इक्वेशन 1 becomes, आपके पास जो इक्वेशन 1 है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट सी cos hyperbolic inverse of y by square root c is equal to x plus square root c cos hyperbolic inverse of a by square root c. तो आपने देखा कि दोनों तरह की वैल्यूज़ को हमने यूज़ किया, हमारे पास रिज़ल्ट निकले। एक दफ़ा के लिए भी हमारे पास कर्व क्या बनी वो भी हमने देखी, दूसरी दफ़ा जब हमने ए की वैल्यू बी की यूज़ की तो तब भी हमारे पास जो है वो जो है कर्व की हमें शेप जो है वो मिली। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आपके पास एक दो और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप लोगों ने ट्राई करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। जैसे कल हमने क्वेश्चन किए थे एक्सट्रीमल, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। आपके पास गिवन कंडीशन है y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1। बिल्कुल जैसे कल हमने किए थे वैसे ही ये करने हैं। आपने फंक्शनल को आपने देखना है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो x पे डिपेंड नहीं करा तो उसके लिए जो इक्वेशन बनती है वो आप यूज़ कर लेंगे। तो आप इसे देख सकते हैं। ये इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन है और फिर इनके आंसर जो है मुझे बताइएगा आप लोगों के क्या क्या आए हैं। सॉल्व करके भेजेंगे ना तो वहाँ से पता चल जाएगा आप लोगों ने ठीक किया या गलत। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसे अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना काम सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।